नमस्कार साथियों, ये मेरा नया चैनल द ईपीएफओ गुरु है। यहाँ मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा और साथ ही पेंशन दूंगा। आपकी जेब और आम आदमी की जिंदगी पर असर दिखाने वाले हर फैसले की सच्ची तस्वीरें भी सामने रखूंगा। अगर आप मेरी पत्रकारिता को बेबाक और ईमानदार मानते हैं तो इंडिया रिपोर्ट को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट आपको मिस ना हो। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की तारीख 17 दिसंबर 2025 है। ये तारीख उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी जवानी की फैक्ट्री के किनारे में, उद्यमियों की खदानों के समान में, सरकार की मिट्टी और खदानों की गहराइयों में मेहनत करते हुए गुजार दिया। अब पुराने दोस्त बुढ़ापे में ईपीएस 95 पेंशन पर जीवन की बातें चल रही हैं और वर्षों से लगातार एक ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनेट का असर मेरी पेंशन पर क्या होगा? मेरी सेवा अवधि कैसे मानी जाएगी? मेरी पेंशन की गणना किस आधार पर होगी? और ये सब कब से लागू होगा? आज मैं दोस्ती का जवाब बिल्कुल सरल भाषा में बिना डर और बिना बढ़ाए चढ़ाए कर आपके सामने रखता हूं, ताकि आप अपने हक को समझ सकें, सही तैयारी करें और किसी भी भ्रम या अफवाह का शिकार ना बने। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 में विवाद की जड़ क्या रही। लंबे समय तक पेंशन की गणना वास्तविक वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि सैलरी सीलिंग यानी तय वेतन सीमा पर रोक कर होती रही। मतलब ये कि आपका असली वेतन ज़्यादा रहा हो, फिर भी पेंशन निकालते समय उसे सीमित वेतन मान लिया जाता था। यही वजह है कि बहुत से पेंशनर आज भी ऐसी मासिक पेंशन पा रहे हैं जो महंगाई, दवा, किराया, राशन और इलाज के खर्चों के सामने बहुत छोटी पड़ती है। कई परिवारों में पेंशन घर की स्थिर आय का मुख्य आधार होती है। इसीलिए जब वो आय ज़रूरतों के मुकाबले कम पड़ती है तो बुजुर्ग पेंशनर और उनका परिवार दोनों दबाव में आ जाते हैं। इसी कारण वर्षों से मांग उठती रही कि अगर योगदान नियमित रूप से कटा है तो पेंशन भी न्यायपूर्ण और सम्मानजनक होनी चाहिए, और पेंशन का हिसाब किताब ऐसी सीमाओं में बांधकर नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तविक जीवन की ज़रूरतों से मेल ही न खाती हो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों और फैसलों से जो सबसे मजबूत संदेश निकला वो ये था कि पेंशन के मामले में केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी को सिर्फ इसलिए बाहर कर देना कि वो किसी कट ऑफ तारीख से पहले या बाद में रिटायर हुआ, जबकि उसने योगदान किया है और पात्रता की शर्तें पूरी करता है, ये न्याय संगत नहीं माना जा सकता। अदालत ने पिक एंड चूज वाले रवैये पर कड़ी टिप्पणी की और ये साफ किया कि समान योगदान और समान पात्रता वालों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस संदेश का मतलब ये है कि जिसने सिस्टम में योगदान दिया, जिसकी पात्रता बनती है और जिसका रिकॉर्ड नियमों के दायरे में है, उसे सिर्फ तारीख का बहाना बनाकर अलग नहीं किया जा सकता। ये बात लाखों पेंशनरों के लिए उम्मीद का बड़ा आधार बनती है, क्योंकि वर्षों तक अनेक साथियों को ये कहकर रोका गया कि आपका मामला किसी खास अवधि से पहले या बाद का है, इसीलिए आप लाभ के दायरे में नहीं आते। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सच्चाई भी है जिसे आपको समझना होगा। अदालत का संदेश आ जाना और उसका हर क्षेत्रीय दफ्तर में एक समान लागू हो जाना, ये दोनों अलग चरण हैं। कई बार क्षेत्रीय दफ्तरों की अलग अलग व्याख्याएं, तकनीकी आपत्तियां, डेटा की कमी, पुरानी फाइलों में अंतर और प्रक्रिया की जटिलताएं लागू करने में देरी करती है। इसी वजह से समय के साथ नए नए मामले बने, नई याचिकाएं आईं और कई मामलों को फिर अदालत तक जाना पड़ा। जब कई दर्जन याचिकाएं एक साथ सामने आईं तो ये साफ हो गया कि ये केवल कुछ लोगों का विवाद नहीं, बल्कि पूरे देश के लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अदालत ने भी इसी गंभीरता के साथ ये संकेत दिया कि व्यवस्था ऐसी बने जिसमें योग्य पेंशन धारकों के साथ न्याय हो और समान व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके। इसी पृष्ठभूमि में 4 स्तरीय यानी 4 भागों वाला प्रस्तावित ढांचा चर्चा में आया। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में याद दिला दूं, 17 दिसंबर 2025 तक इसकी अंतिम आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। इसीलिए किसी भी वायरल चार्ट, किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी भी अनजान व्यक्ति के दावे को अंतिम सच मानकर कदम ना उठाएं। हाँ, ये जरूर है कि जो दिशा उभर रही है उससे ये समझ में आता है कि भविष्य में सेवा अवधि, योगदान और वेतन आधार के अनुसार पेंशनरों को अलग अलग श्रेणियों में देखकर गणना को अधिक न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है। इसी कारण 4 भागों की बात सामने आती है, ताकि कम सेवा वालों, मध्यम सेवा वालों, लंबी सेवा वालों और हायर पेंशन विकल्प वालों के साथ एक ही तराजू पर जबरन तुलना ना हो, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उचित नियम बने।
पहला भाग उन पेंशन धारकों से जुड़ा है जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 10 साल या उससे कम मानी जा रही है। ये वे साथी हैं जिन्होंने न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की लेकिन किसी कारण से लंबी नौकरी नहीं कर पाए। कहीं कंपनी बंद हुई, कहीं नौकरी टूट गई, कहीं निजी क्षेत्र की अस्थिरता ने बीच में रोक दिया, कहीं बीमारी या परिवार की मजबूरी सामने आ गई। इस वर्ग में पेंशन बहुत कम होने के कारण जीवन सबसे ज्यादा कठिन होता है। प्रस्तावित दिशा ये बताई जाती है कि न्यूनतम स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि सबसे कमजोर पेंशनर भी कम से कम एक सम्मानजनक आधार पर जीवन चला सकें। यहाँ कई लोगों की समस्या ये भी होती है कि वो खर्च कम नहीं कर सकते। दवा, इलाज और घर के जरूरी बिल तो हर महीने आते ही हैं। इसीलिए अगर नीति में इस तरह के पेंशनरों को एक बेहतर न्यूनतम आधार मिलता है तो इसका असर सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। लेकिन अभी ये बताना जल्दबाजी होगी कि राशि कितनी होगी या किस तारीख से लागू होगी, क्योंकि अंतिम नियमों के बिना कोई भी दावा जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। दूसरा भाग उन पेंशन धारकों का माना जा रहा है जिनकी पेंशन योग्य सेवा लगभग 15 साल से 25 साल के बीच है। ये वर्ग बहुत बड़ा है और कई बार सबसे ज्यादा दबाव इसी पर दिखता है। पेंशन इतनी कम नहीं कि शून्य लगे, लेकिन इतनी भी नहीं कि महीने का बजट सहज चल जाए। किराया, बिजली, दवाइयाँ, राशन, इलाज के छोटे खर्चे और परिवार की जरूरतों के बीच अक्सर महीने के आखिरी दिन भारी पड़ते हैं। इस वर्ग के लिए संकेत मिलते हैं कि कुछ सुधार की गुंजाइश बन सकती है ताकि लंबे योगदान के बावजूद जो अंतर बना हुआ है वो कुछ हद तक कम हो। लेकिन ये कितना और कैसे होगा, ये अंतिम फॉर्मूले पर निर्भर करेगा। मैं अपने सब्सक्राइबर साथियों से यही कहूँगा कि अभी दावे नहीं, तैयारी जरूरी है। अपने रिकॉर्ड ठीक रखें और जैसे ही आधिकारिक सर्कुलर आए उसी के आधार पर अपनी पात्रता और गणना को समझें। तीसरा भाग सबसे ज्यादा चर्चित है क्योंकि इसमें लंबे सेवा काल वाले पेंशनर आते हैं, 30 साल या उससे अधिक, खासकर 30 से 35 साल और आगे। यही वे साथी हैं जिन्होंने पूरा कामकाजी जीवन ईपीएफओ सिस्टम में योगदान करते हुए बिताया और वर्षों से न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन की मांग की। चर्चा में फिक्स बेसिक और उसके ऊपर महंगाई समायोजन जैसी बातों का उल्लेख आता है क्योंकि लंबे सेवा वालों के लिए ये मांग बहुत पुरानी रही है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी है, ऐसी सुविधा हर किसी को स्वतः नहीं मिलती। इसके लिए संभव है सख्त मानदंड हों। उदाहरण के तौर पर सेवा अवधि का स्पष्ट प्रमाण, रिकॉर्ड की निरंतरता, योगदान का पूरा हिसाब और विभागीय डेटा का मिलान। इस श्रेणी में आने वाले पेंशनरों को अक्सर ये भी देखना पड़ता है कि कहीं सेवा में ब्रेक तो नहीं दिख रहा, किसी नियोक्ता ने गलत एंट्री तो नहीं की, या कहीं पुराने रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि, खाते का अंतर तो नहीं, क्योंकि छोटे छोटे अंतर बड़े फैसलों के समय अड़चन बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच आज से ही करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चौथा भाग हायर पेंशन विकल्प से जुड़ा है। इसका सार ये है कि योगदान सीमित वेतन सीमा पर नहीं बल्कि वास्तविक वेतन के आधार पर माना जाए और उसी औसत वास्तविक वेतन के अनुपात में पेंशन तय हो। इसी वजह से इस श्रेणी में संभावित पेंशन राशि अधिक दिखाई देती है। लेकिन ये तभी संभव है जब हायर पेंशन विकल्प सही तरीके से चुना गया हो, आवेदन की स्थिति स्पष्ट हो, दस्तावेज पूरे हों और योगदान नियमों के अनुसार जमा हुआ हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। रिकॉर्ड, अनुपालन और औसत वेतन की सही गणना ही परिणाम तय करेगी। कई साथी पूछते हैं कि क्या ये ओल्ड पेंशन जैसी गारंटी है? जवाब ये है कि मूल आधार योगदान है, लेकिन वास्तविक वेतन पर योगदान होने से पेंशन की गणना अधिक वास्तविक और मजबूत हो सकती है। फिर भी अंतिम परिणाम तभी आएगा जब विभागीय सत्यापन और अंतिम नियम पूरी तरह लागू होंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब लागू कब से होगा और क्या एरियर मिलेगा? 17 दिसंबर 2025 तक जो व्यवहारिक स्थिति दिखाई देती है उसमें अदालत की दिशा और संदेश स्पष्ट है, पर सरकार और विभाग को अंतिम सर्कुलर जारी करना है, प्रभावी तारीख तय करनी है और प्रक्रिया बतानी है। एरियर मिलेगा तो किस अवधि का, सत्यापन कैसे होगा, किन मामलों में अतिरिक्त जांच होगी और किन मामलों में डेटा सुधार की जरूरत पड़ेगी, ये सब अंतिम दस्तावेजों के बाद ही पूरी तरह साफ होगा। इसीलिए अभी का समय घबराने का नहीं बल्कि तैयारी और सतर्कता का है। जितना जल्दी आप अपने रिकॉर्ड को व्यवस्थित करेंगे उतना ही कम रिस्क रहेगा कि कल किसी सत्यापन के समय आपका मामला तकनीकी वजहों से अटक जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको आज से क्या करना चाहिए ताकि जब भी अंतिम आदेश आए आपका केस मजबूत रहे। पहला, अपने पास उपलब्ध सभी दस्तावेज एक जगह क्रम से रखिए। ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट या एग्जिट डेट, सेवा प्रमाण, नियोक्ता के पत्र, पीएफ नंबर या यूएएन, ईपीएफओ पासबुक या स्टेटमेंट, योगदान की मासिक डिटेल और कोई भी पत्राचार। दूसरा, अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर या पेंशन संबंधित पत्रों की प्रतियां सुरक्षित रखिए। तीसरा, यदि आपने हायर पेंशन विकल्प के लिए आवेदन किया है तो उसकी रसीद, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंस नंबर संभाल कर रखिए।
चौथा, अगर आपका पता बदला है, बैंक खाता बदला है या किसी वजह से केवाईसी में अंतर है तो उसे समय रहते दुरुस्त कराइए ताकि भुगतान के समय रुकावट ना बने। पांचवा, किसी भी फॉर्म को भरते समय हर लाइन पढ़िए और जो भी जानकारी दें उसका प्रमाण अपने पास रखें। एक बहुत जरूरी चेतावनी भी सुनिए, जब भी पेंशन पर बड़ी खबर आती है कुछ लोग इसे कमाई का साधन बनाते हैं। फॉर्म भरने के नाम पर पैसे मांगना, जल्दी भुगतान का दावा करना, आपका केस मैं सेट कर दूंगा जैसी बातें कहना या डर दिखाकर फीस लेना, ये सब गलत है। आपकी पेंशन आपका अधिकार है। अधिकार पाने के लिए बिचौलियों को पैसे देना जरूरी नहीं। अगर तकनीकी मदद चाहिए तो अधिकृत स्रोत, भरोसेमंद वकील या सत्यापित सहायता केंद्र का सहारा लें, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को अपने दस्तावेज, बैंक विवरण या ओटीपी जैसी जानकारी देकर जोखिम ना लें। खासकर बुजुर्ग पेंशनरों को डराकर या लालच देकर फंसाने की कोशिशें अक्सर देखी जाती हैं, इसीलिए सावधानी ही सुरक्षा है। अब पूरी बात का निचोड़ ये है, सुप्रीम कोर्ट का संदेश भेदभाव के खिलाफ है और समान व्यवहार की दिशा में है। 4 स्तरीय ढांचे की चर्चा सेवा अवधि और योगदान के आधार पर व्यवस्था को ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश दिखाती है, लेकिन 17 दिसंबर 2025 तक अंतिम आधिकारिक नोटिफिकेशन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। इसीलिए किसी भी फाइनल चार्ट को अंतिम सच मानकर कदम ना उठाएं।